नमस्कार दोस्तों। तो आज हम अगेन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। एक नया सेशन। टॉपिक्स जो थे आपको हमने बता दिए थे कि तीन टॉपिक हम कवर करेंगे इसमें। सबसे पहला और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आज हम कवर करने वाले हैं वो है ओबेसिटी। ठीक है, बड़ा बर्निंग टॉपिक है। बर्निंग टॉपिक इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऑलमोस्ट सभी प्रैक्टिशनर, चाहे वो जनरल प्रैक्टिशनर, चाहे वो आयुर्वेद की किसी फील्ड में काम कर रहा है, सभी के सामने ये केसेस आते हैं और इनकी प्रेवलेंस बड़ी बढ़ रही है। अगर चिकित्सा के व्यू ऑफ पॉइंट से देखें तो भी, और अगर इनका जो नंबर है वो भी देखें। नंबर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि कुछ टाइम में इनका नंबर इंक्रीज हुआ है। कारण ये है कि अ, जो इनकम इंडेक्स है इंडियन का, या ओवरऑल देखें तो वो बड़ा है। हार्डली आप पाओगे कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी थी, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है वो लगभग खत्म हुई है ना। पॉवर्टी का स्पेलिंग आई थिंक है ना, यही है ना। स्पेलिंग स्पूलिंग के चक्करों में नहीं पड़ना है, हमें मेन चीज देखनी है। तो एक्सट्रीम पॉवर्टी जो थी वो लगभग खत्म होने के कगार पे। बाइंग कैपेसिटी लोगों की बढ़ रही है, और जब बाइंग कैपेसिटी बढ़ती है तो एक एडिक्शन जो है वो बड़ी प्रेवलेंट है। लोग मुझे कहते हैं कि एडिक्शन अल्कोहल की एडिक्शन है, या किसी और सब्सटेंस की एडिक्शन सबसे ज्यादा है। मैं ये मानता हूँ कि फूड एडिक्शन जो है वो सबसे बड़ी एडिक्शन है। सो जैसे ही रिसोर्सेस आते हैं, आपके पास रिसोर्सेस आते हैं, तो दो चीजें घटती हैं। वो क्या चीजें घटती हैं? एक तो आपकी जो लाइफ है वो लग्जरियस हो जाती है। चीजें जो हैं वो आपको जल्दी अवेलेबल हो जाती है। आपको फिजिकल वर्कआउट कम करना पड़ता है उनके लिए। आपका मेंटल वर्कआउट भी कम हो जाता है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेस नियर टू यू वो आपको लग्जरियस बना देते हैं। तो लग्जरी बढ़ जाती है। दूसरा क्या है? पैसा जब आता है तो आप, ऑब्वियस सी बात, आप खाने के लिए दौड़ते हो। खाना आप हर चीज खाते हो। पहले अगर आप कुछ टाइम पहले देखो तो पकवान जो थे, या जो फ्राइड फूड थे, या जो हैवी टू डाइजेस्ट फूड थे, जो संतर्पण आहार था, वो कभी कभार बनता था। जैसे कोई त्योहार आता था या कोई ऐसा कोई ओकेजन होता था तो उस टाइम घर में भी बनता था और मार्केट में भी उस टाइम वो मिलता था। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पॉवर्टी खत्म हुई, रिसोर्सेस बढ़े, तो अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड जो है, जो ओबेसिटी कॉज करता है या वेट गेन करता है, वो फूड बढ़ा। पॉपुलेशन बढ़ी। पॉपुलेशन की वजह से रोजगार के साधनों को बढ़ाने के लिए फूड इंडस्ट्री में भी काफी अडल्ट्रेशन आई, काफी ऑप्शंस आए, काफी कुछ नया आया। और रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए फूड में ऐसे पदार्थ भी डाले गए जिसकी वजह से एक बार अगर आप खा लो तो आपको बार बार वो खाने की इच्छा हो, जिसे एमएसजी भी कहते हैं लोग, है ना। सो एक तो लाइफ लग्जरी हुई। दूसरा, जिसकी वजह से जो है फिजिकल एक्टिविटी कम हुई। दूसरा, मोर ऑप्शन मिले खाने के लिए। अब जब फिजिकल एक्टिविटी कम हुई तो एक टाइप का तनाव सोसाइटी में देखने को मिला, जिसको आप डिप्रेस्ड फेस भी कह सकते हो।
ये चीज डेवलप हुई। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी आप डिप्रेस होते हो या एंशियस होते हो, तो आप या तो खाना आप ज्यादा खाते हो या फिर आप अनहेल्दी ऑप्शन की तरफ मूव करते हो। अगर आप शांत होते हो, आप साइलेंट होते हो, अगर आप बिल्कुल अपनी स्टेट में होते हो, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप अनहेल्दी फूड खाओ या आप कोई ऐसा आहार विहार करो जो आपके अंदर अजीर्ण को डेवलप करे। सो अनकॉन्शियस माइंड, डिप्रेस्ड माइंड, एंशियस माइंड ही हमेशा जो है ऐसा आहार विहार करता है जो कि अजीर्ण या मेदोवृद्धि की तरफ लीड करता है। अब आपके पास रिसोर्सेस आ गए, आपकी लाइफ एक पूरा एक सिस्टमेटिकली तरीके से समझना, आप कड़ी से कड़ी मिलानी है, तब जाके आपको सब्जेक्ट है वो जो अच्छे से क्लियर हो पाए। फिजिकल एक्टिविटी कम हुई, डिप्रेस्ड फेज हुआ, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी क्या करती है, तम जो आपके अंदर बनता है, जो कफ बनता है, जो कि आपको चाहे डिप्रेशन करता है या एंशियस चीज बनाता है आपको, वो फिजिकल एक्टिविटी उसको इरोड करता रहता है। आपने देखा होगा जब भी आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, तो बहुत कम चांसेस है कि आप मेंटल डिजीज से सफर करो, बहुत कम चांसेस है कि आप डिप्रेशन में जाओगे या मनोवसाद में जाओगे, क्योंकि जो जो कफ बनता जाता है, जो तम बनता जाता है, वो फिजिकल एक्टिविटी उसको क्लियर करते जाती है। फिजिकल एक्टिविटी क्या करता है, उसको उसको कट ऑफ करते जाती है। तो जैसे ही फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, तमता जो है वो बढ़ती जाती है। तमता जब बढ़ेगी, बॉडी क्या करती है, माइंड क्या करता है कि कुछ खा लेते हैं। सो अपने आप को बुलाने के लिए, अपने आप को फॉरगेट करने के लिए पेशेंट जो है वो सुख देखता है, सुख ढूंढता है, और सबसे बड़ा सुख उसको खाने में आता है, क्योंकि वो फेमिलियर सुख है ना। सो पेशेंट क्या करता है, हैप्पीनेस फाइंड करने की कोशिश करता है वाया गुड फूड, जंक फूड, है ना, आउटिंग कर लेता है, घर में कुछ ऐसा बना लेता है टू एलिवेट द मूड, टू एलिवेट द तमावस्था ऑफ माइंड। लेकिन वो उसकी चॉइस, जैसे कि मैंने पहले भी आपको लेक्चर्स में बताया कि प्रज्ञापराध से ग्रसित व्यक्ति कोई भी डिसीजन सही नहीं ले सकता। वो खुद गलत है तो वो गलत ही काम करेगा, वो चाहकर भी अच्छा काम नहीं कर सकता। सो उस अवस्था में रॉन्ग फूड्स, रॉन्ग सिलेक्शन की वजह से मेद धातु की वृद्धि होती है। मोर ईटिंग या रॉन्ग ईटिंग which will eventually leads to मेधोदुष्टि। फिर विशियस सर्कल चल पड़ता है, फिर एक विशियस सर्कल चल पड़ता है, एक चेन रिएक्शन चल पड़ती है जिसका कोई अंत नहीं। मेधोदुष्टि होती है। अब मेद क्या करेगा, जब मेद की दुष्टि होगी तो कोष्ठ में जाके मेद स्रोतों को बंद कर देगा। स्रोतो अवरोधा इन कोष्ठा। जब स्रोत अवरोध हो जाएगा तो वायु जो है वो कोष्ठ से बाहर नहीं निकल पाएगी, वो कोष्ठ में घूमना स्टार्ट कर देगी सर्कुलर मोशन में।
सपोज करो ये आपका ये कोस्ट है, डायग्राम के चक्कर में मत पड़ना, मेरी इतनी अच्छी है नहीं। ये आपका कोस्ट है, ये सिर्फ इमेजिनेशन की चीज है, आप उसको बिल्कुल डिटेल में नहीं जाना, लेकिन चीजें होती हैं ऐसी। तो क्या है कि आपके स्रोत जो है वो बंद हो गए, सो वायु जो है वो क्लॉग्ड होगी। वायु क्या यहीं घूम रही है, यहीं घूमी जा रही है, आगे पीछे ऊपर नीचे, बाहर नहीं जा पा रही। इसकी वजह से क्या होता है कि जो पेशेंट खाता है फूड वो जल्दी सूख जाता है, ड्राई अप हो जाता है। सो एक टाइप की फेक हंगर डेवलप होती है, फेक हंगर या फेक एपिटाइट। अब ये फेक एपिटाइट पेशेंट को फोर्स करती है कि आप दोबारा खाना खाओ। सो मोर ईटिंग, मोर ईटिंग, रिपीट ईटिंग, which will again lead to luxurious। लग्जरी का मतलब यहां अगर आप मेरे से पूछो तो अब लग्जरी आलस से बन जाती है। आलस से, आलस इज द वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड। सो अब ये सर्कल चलना स्टार्ट हो जाता है और ये सर्कल हर बार स्ट्रांग होता जाता है, इसमें नई नई चीजें ऐड होते जाती है। पेशेंट ने जो फूड पहले लिया था उसको रिपीट करता है, एक विशियस साइकिल में पेशेंट पड़ थोड़ा जाता आराम से मम्मी की पापा है, के बाहर पास रहो, निकला। करते हैं, हल्का सा बुखार चढ़ा है ना। और ये बात साइकोलॉजिकली लेवल तक भी आगे चली जाती है। पेशेंट को वेट बढ़ता है तो उसको ऑब्वियस सी बात है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, उसको टेंशन होती है कि क्या हो रहा है, क्यों कम नहीं हो रहा। अब इस चक्कर में उसको और बुलाने के लिए और ओवर ईटिंग होती है और आलस्य आता है। ठीक है, अब कुछ केसेस में ओवर ईटिंग कॉज नहीं होता वेट गेन का, वो हम देखेंगे क्या रीजन रहता है उसका, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तो ये एक साइकिल बन जाता है। अब ये प्रेवलेंस हम डिटेल में देखेंगे, कैसे कोस्ट में वायु प्रकोपित होती है और कैसे क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल उसका रहता है। मैं आपको ये इंट्रोडक्शन में बता रहा था कि यहां से जो है स्थूल्य ओबेसिटी राइस होती है, उसकी प्रेवलेंस बढ़ती है। अब उसको कम करने के लिए फिर और इंडस्ट्री आ गई, फिटनेस इंडस्ट्री आ गई, उसमें जिम्स आ गए, डाइटिशियंस आजकल काफी चल रहे हैं, न्यूट्रिशनिस्ट आ गए, तो ये सो कॉल्ड आगे साइकिल चलता रहता है। अब एक चीज आप और समझ लीजिए बिफोर वी लैंड अप इन चिकित्सा पार्ट, और जो कि हम क्लिनिकल पार्ट देखेंगे। अति स्थूल्य एंड अति कृश, ये दोनों व्याधियां अष्ट निंदनीय में आती। आपको पता अष्ट निंदनीय क्या है? अष्ट निंदनीय, अष्ट निंदनीय पुरुष, पुरुष का मतलब यहाँ मेल ही नहीं है, फीमेल भी उसमें इंक्लूड है। ठीक है, सो अष्ट निंदनीय, अष्ट निंदनीय मीन्स, अब मैं यहाँ पे किसी को वो नहीं कर रहा हूँ कि निंदनीय मीन्स की कोई गलत है क्या, वो ठीक नहीं हो सकता। अष्ट निंदनीय मीनिंग ये है कि वो 8 टाइप्स बॉडी की, जो कि निंदनीय इन द सेंस, निंदनीय वर्ड आचार्य ने इसलिए यूज किया है कि उनके खुद के द्वारा ही की हुई चीज है, कि वो बॉडी टाइप अच्छी नहीं है, वो पिंड पॉइंट करने योग्य है। कुछ लोग ये समझते हैं कि अष्ट निंदनीय का मतलब ये हो गया कि इनक्योरेबल। कुछ जो साउथ के वैद्य हैं वो कहते हैं कि अष्ट निंदनीय का मतलब हो गया इनक्योरेबल।
ऐसा नहीं है, अष्ट निंदनीय क्योरेबल नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। अष्ट निंदनीय का मतलब ये है कि वो निंदनीय योग्य है प्रकृति, अच्छी प्रकृति नहीं है, अच्छा टाइप नहीं है बॉडी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मेहनत की जाए, उसको सही से चिकित्सा की जाए, पेशेंट अपने पर वर्क करे, तो वो केस चीज से बाहर नहीं आ सकता है बाहर। हाँ, कुछ केसेस हैं जैसे अति ह्रस्व, अति दीर्घ, उस केस की बात नहीं कर रहा हूँ वो, चलो, लेकिन उसका भी रिलेशन है। उसका भी अगर आप देखो तो वो भी मतलब मैंने आपको बताया था भी, उसका भी पूर्व जन्मों के साथ लिंक है। सो निंदनीय वर्ड यहाँ का मीनिंग ये है कि वो अच्छा टाइप नहीं है बॉडी। अब इसको सोशल स्टिग्मा ना मानते हुए एक ऐसा माने कि चिकित्सा व्यू ऑफ पॉइंट से आप इतना अच्छा रिजल्ट इन केसेस में नहीं पाओगे, है ना। इसलिए ओबेसिटी जो है रीबाउंड होती है। आप बड़े सारे पेशेंट न्यूट्रिशनिस्ट से, डाइटिशियन से कंसल्ट करते हैं, वेट गेन भी करते हैं, वेट लॉस करते हैं, लेकिन रीबाउंड होता बार बार होता, क्योंकि क्या रहता है, माइंड पे वर्क नहीं होगा। जो रूट काज है, यहाँ से ये चीज बन रही है, वहां पे वर्क नहीं, है ना। तो हम रूट काज को पढ़ते हुए, रूट काज को ध्यान में रखते हुए फिर नीचे की तरफ जाएंगे कि कैसे एक व्याधि डेवलप हो रही। तो जब रूट ठीक नहीं होती है तो कोई भी व्याधि रीबाउंड करती है। तो इसलिए निंदनीय, निंदनीय यहाँ पे वर्ड उनकी हैबिट से है। अगर आप टू बी प्रिसाइज देखो तो निंदनीय अगर चरक ने वर्ड यूज किया है तो उनकी हैबिट को पिन पॉइंट करने के लिए, उनकी टारगेट करने के लिए। हैबिट्स का मतलब क्या होता है? हैबिट्स का मतलब वो चीज है जो कि रिपीट करने पर, रेपिटेशन करने पर फिजिकल फॉर्म में कोई चीज लेके आ जाए, ठीक है। सो इसलिए इसको अष्ट निंदनीय पुरुष में माना गया है। तो आप हमारा क्लिनिकल व्यू ऑफ पॉइंट से क्या इसका मतलब है, हम देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, ट्रीटमेंट पार्ट देखेंगे, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। लेकिन एक चीज आप अपने मन में ध्यान में रखिए कि जुड़ना नहीं है इस चीज के साथ। बड़े सारे पेशेंट होंगे जो नहीं ठीक होंगे, इट्स ओके, है ना। नहीं ठीक होंगे, कोई बात नहीं, भी ठीक होंगे, कुछ होंगे ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं ठीक होंगे। सो उन पे ज्यादा फोकस नहीं देना। और यहाँ पे अति का वर्ड यूज, अति को आपने इलेबोरेट करके समझना है। सुथोल्य और अति में, अति कृश, अति स्थूल्य फर्क है। अब यहाँ पे अति स्थूल्य क्विंटल के ऊपर है, क्योंकि बहुत ज्यादा ओबीज हो गया है, 120 130 किलो, 150 के करीब आ गया, जाके हाइट कम है, 90 kg है, 95 kg है। और जो टिपिकल लक्षण है, टिपिकल लक्षण क्या है, नितंब और स्तन प्रदेश और गल गल प्रदेश। अगर गल प्रदेश, उदर प्रदेश भी है, मांस इतना बढ़ गया है कि वो लटक रहा है, तो ये अति स्थूल्य में आता है, टिपिकल, है ना। तो उस कंडीशन में आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टू ट्रीट। हालांकि जरूरी नहीं है, हो जाते हैं पेशेंट, उसमें रिकवर करते हैं, लेकिन ज्यादा एफर्ट डालने पड़ेगा। सो ये माइंड में आप ध्यान में रखिए कि ये डिजीज किस टाइप की है। अब हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, पहले मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बोला था आपको कि आपका चल नहीं रहा, वीडियो चल रही है, वीडियो नहीं चल रही, हाँ चल रही है ना। तो मैंने पहले भी बोला था कि अति स्थूल्य और अति कृश, कृश या स्थूल्य की चिकित्सा जो है, ये एक इम्पोर्टेंट चिकित्सा है सिद्धांतिक व्यू ऑफ पॉइंट से भी, क्योंकि जो चिकित्सा हम यहाँ अभी पढ़ने वाले हैं, जो सिद्धांत हम पढ़ने वाले हैं, ऑलमोस्ट इनका जो अंश है, इनका जो पार्ट है, वो आपको हर व्याधि में मिल जाएगा। यू विल फाइंड इन ईच डिजीज। सो ध्यान से समझना है इनको चीजों को, ठीक है। अभी हमने देख लिया कि ओबेसिटी कैसे डेवलप होती है, क्यों आजकल के टाइम में डेवलप हो रही है। इसका मीनिंग
समझाने का यही था कि आप थोड़ा सा रूट काज पे आ जाए। देखो, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ओबीस वाले पेशेंट में सबसे मेन दिक्कत ये रहती है, वो है कोष्ठ में वायु का विचरण करना। ठीक है, कोष्ठ में वायु आगे पीछे घूमना, फूड को बार बार ड्राई अप कर देना, जिसकी वजह से पेशेंट की क्षुधा जो बढ़ती रहती है, बॉडी को जरूरत नहीं होती है लेकिन क्षुधा बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से ओबेसिटी होती है। और इसमें कुछ आप कहोगे कुछ केसेस में डॉक्टर साहब पेशेंट तो नहीं खाता, थोड़ा खाता फिर भी वजन बढ़ जाता है, तो उसमें एक वर्ड आयुर्वेद में यूज हो रहा है, वो है सहज, जेनेटिक जिसे आप कह सकते हो, है ना। तो सहज वो भी पार्ट आयुर्वेद में माना। अब सहज में आप इतना कुछ कर नहीं सकते हो, हाँ ट्रीटमेंट व्यू ऑफ पॉइंट से कर सकते हो, लेकिन पैथोफिजियोलॉजी समझने के लिए इतना नहीं कर सकते। सो हम वही पार्ट अभी समझ रहे हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। अब फूड पेशेंट लेता है, सूख जाता है, ड्राई अप हो जाता है, उसको लगता है भूख लग गई, फिर आगे फूड लेता है। स्रोत अवरोध होने की वजह से, स्रोत क्लॉग्ड होने से, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्रोत क्लॉग्ड होने की वजह से क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कफ, विशिटेड कफ और विशिटेड मेद धातु बनती है, विशिटेड कफ एंड विशिटेड मेद धातु। अब जब ये दोनों चीजें बनती हैं और कोई धातु बनती नहीं है सही से, रस, रक्त, मांस, मेद बन रहा है लेकिन विशिष्ट, अस्थि, मज्जा, शुक्र, जब ये ना बने पूरे प्रॉपर तरीके से, तो पेशेंट को हमेशा क्या रहता है, वीकनेस रहती है, वीकनेस, टायर्डनेस, आलस्य, लॉस ऑफ विल पावर। कुछ बोलो कि यार इतने काम करते हैं, वो कहेगा यार कौन करेगा इतना लंबा काम, कौन जाएगा इतनी दूर, कौन करेगा ऐसे, बड़ी मेहनत है इसमें। सो लॉस ऑफ विल पावर, टायर्डनेस, वीकनेस, ट्रायड, ये तीन सिम्टम उसको आना डेवलप हुए थे स्लोली स्लोली स्लोली, which eventually again lead to more आलस्य, more luxurious life, more sedentary life। सो एक सर्कल बनता जाता है। अब इन तीन सिम्टम की वजह से और ये छोटी सी पैथोलॉजी की वजह से क्या होता है कि पेशेंट को ऑलवेज लगता है कि शरीर में कमी है, ताकत नहीं है। आपके पास आएंगे स्थूल वाले पेशेंट कहेंगे डॉक्टर साहब मतलब कमजोरी बढ़ी है, डॉक्टर साहब मतलब ये लगा थकावट थकावट होती है, वीकनेस बढ़ी है। बॉडी देख के आप कहोगे यार बॉडी तो उसकी ठीक ठाक है, लेकिन वो ठीक ठाक सब मेद में ही जा रहा है, जो भी खा पी रहा है वो मेद ही बन रहा है उसका, बाकी चीज कुछ नहीं बन रही, जिसकी वजह से पेशेंट को अंदर से लगता है, गट फीलिंग लगती है उसको कि मैं हेल्दी नहीं हूं। गट फीलिंग क्या आती है कि वीकनेस है। अब ये वीकनेस लेटर ऑन टेस्ट में भी आ जाती है। सो अक्सर आप देखना विटामिन डी एंड विटामिन बी 12 की कमी ओबीस पेशेंट को हमेशा होती ही होती है जी, आप कह लो 80% केसेस में आप पाओगे। तो क्या रक्त धातु नहीं बन रही और अस्थि धातु सही से बनेगी कैसे, आवरण जो आ गया, है ना। एलोपैथी वाले क्या करते हैं, वो कहते हैं विटामिन डी दे दो, विटामिन बी 12 दे दो। पेशेंट भी डिपेंडिंग अपॉन द फिजिशियन कंसल्टेशन, पेशेंट भी उसको लगता है कि विटामिन डी कम है, विटामिन बी 12 कम है, चलो जी दूध वाले पदार्थ लेते हैं, मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं, डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं, पनीर खाते हैं, है ना, आयरन वाले सप्लीमेंट लेते हैं,
न्यूट्रिशियस चीज खाते हैं, संतर्पण चीजें खाते हैं, है ना, ताकत वाली चीजें खाते हैं, लेकिन वो ताकत सब गड्ढे में जाती है और कोई भी संतर्पण वाला खाया हुआ आहार विहार पेशेंट को और बीज करता जाता है, क्योंकि रस आदि धातुएं तो बननी नहीं। कुछ भी खाएगा वो मेद में ही कन्वर्ट होगा, कुछ भी खा लेगा इवेंचुअली वो मेद में कन्वर्ट होगा, ओबेसिटी और बढ़ेगी, स्रोत और क्लॉग्ड होगा। सो एक विशियस सर्कल बनता जाता है। अगर ट्रीटमेंट व्यू ऑफ पॉइंट से भी देखें तो एक विशियस सर्कल बनता जाता है जो तोड़ना मुश्किल होता जाता है। अब ये ट्रायड जब बनता है तो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बोली है वो है आलस्य। ये तो आप मुट्ठी में मतलब समझ लीजिए इसको आप, है ना, मेन सिम्टम है आलस्य। आलस्य जब बढ़ता है तो पेशेंट को डे टू डे एक्टिविटी करने में दिक्कत आती है। पेशेंट जो है वो एक्सरसाइज से बचता है ना, एक्सरसाइज से भागता है, रन अवे फ्रॉम एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नहीं होती उसको, मन नहीं करता उसको। आप बोलोगे सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाए, वो नहीं जा पाएगा, वो बड़ा पुश करना पड़ेगा तो वो मानेगा। तो एक्सरसाइज पेशेंट की कम हो जाती है। लॉस ऑफ लिबिडो, क्योंकि धातु कोई बन ही नहीं रही, है ना, सही रस बन ही नहीं रहा, तो शुक्र कहाँ से बनेगा, रज कहाँ से बनेगा। सो लॉस ऑफ लिबिडो पेशेंट को ये होना स्टार्ट हो जाता है। एक चीज और देखने को मिलती है, बैड ओडर, स्मेल आती है उससे, स्वेटिंग एक्स्ट्रा होने की वजह से, इंक्रीज इन स्वेटिंग। क्यों क्यों होती है एक्स्ट्रा से? हाँ, बिल्कुल सही बोला डॉक्टर साहब ने, मेद धातु विशिष्ट हो जाती है। जो भी खा रहा सब मेद में कन्वर्ट हो रहा है, सब मेद बन रहा है, तो एक सड़न बढ़ जाती है मेद की, मेद ही बाहर निकलना है स्वेटिंग में। सो ऐसे पेशेंट को अगर आप देखना, अगर आप ऑब्जर्व करते हो, कीनली ऑब्जर्व करते हो, तो फंगल इन्फेक्शन बड़ी जल्दी होती है, अक्सर पीड़ित रहते हैं, और कई बार फंगल इन्फेक्शन के साथ ही आपके पास आते हैं। फंगल इन्फेक्शन जिसको टीनिया बोलते हैं, कफ कुष्ठ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फंगल इन्फेक्शन टीनिया, ये एक कॉमन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हो जाती है। और अगर डीप जाएं तो एक और बड़ी कॉमन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, कोई मुझे बताएगा? बड़ी कॉमन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, स्पेशली जो गायनी के पेशेंट डील कर रहे हैं। बताओ बताओ, सोना नहीं है लेक्चर में, बताओ। कैंडिडियासिस। कॉमन और सिम्टम और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, आप चैट करो तो अच्छा है। हाँ जी, कैंडिडियासिस डॉक्टर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, आप चैट करो, चैट के थ्रू बताओ, क्योंकि मुझे ना फिर वो हेडफोन लगाना पड़ता है। हाँ, एक्सेसिव डिस्चार्ज पीवी, वेरी गुड वेरी गुड। तो हम एक वो बना लेते हैं पूरा, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, देखो, पहले जो है फंगल इन्फेक्शन, टीनिया, दूसरा डॉक्टर साहब ने किसी ने बताया कैंडिडियासिस। अरे शब्द देख लेना आप, इसकी क्या वो है स्पेलिंग। अच्छा, और क्या? एक्सेसिव डिस्चार्ज पीवी, राइट, एक्सेसिव डिस्चार्ज। और बहुत सारे वैद्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोचो सोचो, बताओ, कोई और जजमेंटल नहीं करना अपने आप को, क्या गलत बताओगे सही बताओगे। प्लूराइटिस बल्वे, हाँ, प्लूराइटिस बल्वे, ब्लैक कलर्ड नेक एंड फोल्ड, इनफर्टिलिटी, राइट।
इनफर्ट अभी भी जो मेन चीज है, थोड़ा सा है, एक डॉक्टर आए हैं पास में, इनफर्टिलिटी। अच्छा, और पीसीओडी बहुत अच्छा, डर्मेटाइटिस, सीओडी, डर्मेटाइटिस बहुत अच्छा। और सोचो सोचो, ट्यूबल ब्लॉकेज, बिल्कुल सही, ट्यूबल ब्लॉकेज, हाँ बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब आप बताओ। बस इतना ही। फाइब्रॉइड, फाइब्रॉइड, वेरिकोस वेन, थायराइड, क्या बात है, थायराइड तो बड़ा लेट आया है ना। कहाँ तक है, नीचे तक जा रहा है, कितने तक है विजिबिलिटी इसकी, देखना। थायराइड, थायराइड, डायबिटिक, वेरिकोस वेन, बढ़िया, ठीक है। बड़े सारे डिजीज है इसमें, कफल वाले डिजीज बहुत है। बंद हो गया, करना इसको स्टार्ट करना, ठीक है। बहुत सारा अच्छा आंसर दिया आप सभी ने जो पॉइंट बताए, एक्सीलेंट पॉइंट बताए, और इससे पता चलता है कि प्रैक्टिस कर रहे हो आप, है ना। सो ये बड़े कॉमन सिम्टम, और आयुर्वेद के पास तो ये ऐसी डिजीज तो आती रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, डॉक्टर साहब ने बताया, एक्सेसिव डिस्चार्ज, पीवी, उन पेशेंट में आपको प्रदर की दिक्कत बड़ी होती है, श्वेत प्रदर, व्हाइट डिस्चार्ज, जिसको लिकोरिया भी बोलते हैं, लिकोरिया, व्हाइट डिस्चार्ज। और एक चीज और, ओबीस वाले पेशेंट में, आई डोंट नो आपने ऑब्जर्व की हो कि नहीं हो, रेयर है, पेशेंट बताता नहीं, वो सोशल टैबू समझते हैं, लेकिन मैंने अपनी प्रैक्टिस में पाया वो ये है कि अगर फीमेल ओबीस होती है तो जो सटाइटी का जो पॉइंट है, सेक्सुअल सटाइटी का, वो बढ़ जाता है। इजिली सटाइट नहीं होती पेशेंट, सेटिस्फाइड नहीं होती सेक्सुअली, जो ओबीस होते हैं। बहुत कम है, बहुत कम पेशेंट बताते हैं, लेकिन होता है। तो ये डिजीजेस जो है, ये आपको जनरली देखने को मिली। सबसे कॉमन जो है वो है लिकोरिया व्हाइट डिस्चार्ज। अब आप देखो, अगर आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा अगर आप माइंड को अ, खोल के देखो, तो आप पाओगे कि सारी डिजीजेस जो है कफ रिलेटेड है, मेद धातु विशिष्ट के रिलेटेड है, और अक्सर वेट गेन के साथ ये डिजीजेस आपको देखने को मिलेंगी। अब क्या कॉमन है, पीसीओडी इसमें बड़ी प्रेवलेंट है, पीसीओडी बड़ा, उसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद फंगल इन्फेक्शन कह सकते हो, दूसरे नंबर पर आ जाती है, डिस्चार्ज तीसरे नंबर पर आ जाती है ना। थायराइड, थायराइड बड़ी कॉमन, थायराइड और पीसीओसी बहुत कॉमन है, तो पहले नंबर पे आप बोलो। हम अगर आप डिजीज पढ़ेंगे ना, तो हम प्रेवलेंस भी देखेंगे। प्रेवलेंस आयुर्वेद में नहीं बताई गई, आयुर्वेद में क्या है, ये डिजीजेस एज इट बताई गई है कि कुछ रेयर डिजीज भी ऐसी बताई गई है कि आप कहोगे यार जो कभी लाइफ टाइम में देखी नहीं हमने, लेकिन उनको भी ऐसे ही एक्सप्लेन किया गया अच्छे से। सो वो चीज को हम कवर अप करेंगे। तो थायराइड पीसीओडी बड़ा कॉमन है, उसके बाद फंगल इन्फेक्शन बड़ी देखने को मिलेगी, फिर लिकोरिया वाली कंडीशन देखने को मिलेगी, प्रोराइटिस वल्वे, ये रेयर है, थोड़ी सी होती है, डायबिटिक भी, ये भी तीनों लगभग सेम मिलती हैं, वेरिकोस, वेरिकोस वेन थोड़ी सी कम है लेकिन होती है। सो ये जो सारी डिजीजेस हमने पढ़ी, ये इसके साथ एसोसिएटेड होती, आप कह लो उपद्रव स्वरूप कह सकते। सो तभी मैंने ओबेसिटी पहले लिया, क्योंकि ये मदर है, ये मदर है बहुत सारी डिजीज, और ये मदर होने के साथ साथ
सीड का काम भी करती है बहुत सारे डिजीजेस का। सो मल्टीपल डिजीजेस ओरिजिनेट्स फ्रॉम ओबेसिटी। एक पेड़ लगा देती है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्स कह लो, उसमें हाइपरलिपिडेमिया, कार्डियक डिजीज आ जाती हैं, इस्केमिक हार्ट डिजीज आ सकती हैं, एंड द नंबर गोज ऑन इंक्रीजिंग, है ना। कोई भी चीज ऐसे शेयर हो सकती है। लेकिन अब अगर आप प्रैक्टिस करोगे ये टॉपिक्स पढ़ने के बाद, तो आप अपने जहन में एक चीज याद रखना कि ओरिजिनेट कहां से होगी, क्योंकि उपद्रव की चिकित्सा अगर आप एक एक करके करोगे तो कभी भी जीत नहीं पाओगे। आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि उपद्रव की चिकित्सा करो, लेकिन कब करनी है, जब वो बड़ा ही ज्यादा तंग कर रहा हो। मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्राइक कहां करनी है, जो कि मूल डिजीज है, मूल व्याधि है। हमेशा हथौड़ा कहां पर मारना है, मूल डिजीज। क्योंकि जैसे ही आप हथौड़ा मूल डिजीज पे मारते हो, जैसे ही आप उसकी रूट पे अटैक करते हो, तो पेड़ अपने आप सूख जाता है ना। अगर ये पेड़ लगा हुआ है ना, ये इसके रूट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की डिजीज, सॉरी इसकी ब्रांचेस हैं। अगर आप यहाँ पे स्ट्राइक करते हो तो ये अपने आप सूखेगा, इवेंचुअली सूख जाएगा। हाँ, अगर कोई ब्रांच ऐसा कि बहुत तंग कर रही है, नीचे आगे लोगों को तंग कर रही है, विष उगल रही है, जहाँ किसी के घर के अंदर घुस गई है ना, ऑब्स्ट्रक्शन कर रही है, रोड को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, तो पहले उसको तोड़ दो, उसकी चिकित्सा कर दो। लेकिन वापस आपने मूल व्याधि पे आना, क्योंकि मूल व्याधि की चिकित्सा करते ही आप पाओगे कि उपद्रव खत्म होते गए, सूखते गए, उनमें दम ही नहीं रहा, है ना। अब आप सपोज करो, और हालांकि अगर आप चाहो या नहीं चाहो, आप फिर भी मूल तक पहुंच ही जाते हो, क्योंकि इसका श्रेय जाता है हमारे योग पर, हमारी मेडिसिन पर। अगर आप चाहो या ना चाहो, फिर भी मूल की चिकित्सा हो ही जाती है, क्योंकि जो मेडिसिन, जितने भी उपद्रव हैं उनकी बनी हुई है, वो स्थूले पे भी काम करेगी। आपने देखना, हम देखेंगे एक एक द्रव्य देखेंगे, एक एक मेडिसिन देखेंगे, आप देखना मेडिसिन जितनी भी है वो मूल पे ही काम कर रही है। बेशक उनका प्रभाव आपको दिखेगा कि ये उपद्रव पे काम कर रही है, लेकिन वो अल्टीमेटली मूल के थ्रू ही डिजीज को ठीक कर रही है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके चाहने से नहीं होता कुछ भी, आप अगर नहीं भी सोच रहे हो मूल के बारे में, तो भी थोड़ा आप मैक्सिमम मूल पे चिकित्सा करी जाती है। लेकिन जब आप सोचते हो तो चीजें हैं वो चेंजेस होती हैं, रिजल्ट में वेरिएशन देखने को मिलती है, अच्छा प्रोग्नोसिस मिलता है। अब ये सारा जो हमने पढ़ा ओबेसिटी के बारे में, ये क्या करता है, पेशेंट को सुकुमार बना देते हैं। एक वर्ड का यूज करूंगा मैं, सुकुमारता, सुकुमार, डेलिकेट बन जाते हैं, बच्चे की तरह बन जाते हैं, है ना। क्योंकि हर चीज देखने में पेशेंट हेल्दी लग रहा है, बीज लग रहा है, लेकिन अंदर से वो खोखला है, क्योंकि धातुएं पूरी जो है गुड फॉर्म में नहीं बनी हुई, अच्छी फॉर्म में नहीं बनी हुई। ठीक है, तो ये हमारा था संप्राप्ति, निदान, इटियोलॉजी कह लो, प्रेवलेंस कह लो, सब कुछ हमने कवर कर दिया कि ओबेसिटी होती क्या है, कैसे बनती है, कैसे आयुर्वेद में हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं, और आने वाली जो चिकित्सा का पार्ट है कैसा होने वाला है। देखिए, अब हम चिकित्सा के व्यू ऑफ पॉइंट पर चलेंगे। अभी तक निदान में किसी को कोई प्रॉब्लम है, निदान संप्राप्ति में कोई क्वेश्चन है आपका, कुछ आप पूछना चाहते हो, कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो?
हम चिकित्सा के पॉइंट पर चलेंगे। कोई बात नहीं, अगर क्वेश्चन बनता है कोई आपका जो कि बोल के ही आप पूछ सकते हो तो पूछ सकते हैं। सर बच्चों में भी सेम ही निदान है ओबेसिटी का? देखिए बच्चों में ओबेसिटी का निदान सहज ज्यादा रहता है, लेकिन कुल मिला के अगर आप देखो सहज के बाद जो निदान बनता है वो यही है। सहज अगर पार्ट छोड़ दो आप, बाकी जो पैथोलॉजी बनती है वो सेम यही रहती है। और कोई क्वेश्चन? हेलो। हाँ हाँ, पतला भी तभी तो क्रिस्टा और स्थूलता दोनों साथ चल रही है। देखो अगर पेशेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन डॉक्टर साहब का, ये डॉक्टर साहब हमारे ना इंटेलिजेंट है, ये इनके क्वेश्चन बड़े जबरदस्त होते हैं। सो ये डॉक्टर साहब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर किसी ने नहीं सुना तो मैं बताता हूँ उनको। वो बोल रहे हैं कि अगर कोई मानसिक अवसाद से पेशेंट ग्रसित है, डिप्रेस्ड है या एंशियस है, तो आपने बोला कि वेट गेन होता है, वेट लॉस भी होता है, डेफिनेटली तभी तो साथ साथ व्याधि चल रही। अब कैसे वेट गेन होता है, किस कंडीशन में वेट गेन होगा और किस कंडीशन में वेट लॉस होगा, वो हम समझते हैं। अगर पेशेंट डिप्रेस्ड है, मोस्ट ऑफ द टाइम वेट गेन होता है उसका। अगर पेशेंट के अंदर तम भाव बढ़ गया है, निष्ठेल है जो, और वही पेशेंट अगर एंशियस है तो वेट लॉस होता है। डिप्रेस वाला पेशेंट जो है वो खाना खाएगा, वायु कुपित होगी, खाना और खाएगा, बढ़ेगा और अनहेल्दी खाना खाएगा। एंशियस वाले पेशेंट में खाना खाएगा लेकिन खाना उसको पचेगा, दोनों की कंडीशन में खाना पच नहीं रहा सही से अगर देखा जाए, लेकिन यहाँ पे एपेटाइट लॉस हो जाती है। एंशियस वाला पेशेंट जबरदस्ती खाता है और फिर धीरे धीरे वो खाना छोड़ देता है। पहले वो जबरदस्ती खाना खाएगा, अनहेल्दी फूड खाएगा, लेकिन स्लोली वो खाना उससे छूटता जाता है। सो एंजाइटी जिनको पेशेंट रहते हैं उनको वेट लॉस होता है, जैसे कि आईबीएस वाले पेशेंट, इसकी आईबीएस की टिपिकल एग्जांपल है आईबीएस वाले। और कुछ पेशेंट आपने डिप्रेस वाले देखना जिनको क्रॉनिक डायरिया रहता है, लेकिन वेट लॉस नहीं होता, वेट गेन होता होगा। अगर आपने ऑब्जर्व किया अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, मोटे बंदे आते हैं जिनके पास इनको मेन कंप्लेन रहती है डायरिया की, कुछ भी खाओ लैट्रिन करने जाना पड़ता है, लेकिन वेट लॉस नहीं होता। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको आईबीएस की कंप्लेन हो जाती है और वेट लॉस होता है। यहाँ जो डिप्रेस वाला पेशेंट है उसमें क्या होगा, पेशेंट खाना खाएगा, स्रोत अवरोध हो जाएंगे, वायु कोष्ठ में बढ़ जाएगी, और वायु कोष्ठ में बढ़ जाने की वजह से एपिटाइट बढ़ जाएगी, फेक एपिटाइट, फिर से खाना खाएगा पेशेंट और वेट गेन होगा। और दूसरे केसेस में एंशियस वाले, एंजाइटी वाले पेशेंट में एपिटाइट धीरे धीरे एपिटाइट ही मरते जाएगी, लेकिन उसको कवर अप करने के लिए पेशेंट गलत हार लेगा, मिथ्या हार विहार लेगा, रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन करेगा, रॉन्ग फूड हैबिट डेवलप करेगा। तो इस तरीके से वेट लॉस और वेट गेन होता है। ठीक है ना साहब, नो डाउट, क्लियर है? और कोई क्वेश्चन? दोनों कंडीशन में क्या रहता है, इसमें भूख इवेंचुअली मर जाती है, मरी होती है भूख, लेकिन पेशेंट फिर भी अपना एक्सपेरिमेंट करता रहता है, क्योंकि उसको, क्योंकि खाना एक ऐसी चीज है ना, जब आप खाते हो ना तो आपको थोड़ा सा आनंद मिलता है। और आप दोनों कंडीशन में देखो, प्रेम की कमी रहती है। अगर आप इन दोनों कंडीशंस में देखो ना, तो देयर विल बी अभाव ऑफ प्रेम। अगर आप इसको आप और डीप से समझो ना, ओबेसिटी और वेट लॉस को, तो प्रेम का अभाव होता है।
और प्रेम एक ऐसी चीज है ना, प्रेम के रस है, न्यूट्रिशन है। इसलिए उपनिषदों में लिखा है रसो वैसस्य, कि परमात्मा जो है वो रस का स्रोत है। परमात्मा मीन्स प्रेम। जब प्रेम खत्म हो जाता है किसी की लाइफ में, कोई लव करने वाला नहीं रहता, या कोई लाइफ में ऐसे फेज आ जाते हैं, हैप्पीनेस चली जाती है। उस हैप्पीनेस को कवर करने के लिए, थोड़ा सा कवर करने के लिए, जो उसके पास एकमात्र साधन रहता है वो है फूड। क्योंकि उसको पता है कि अच्छा खाने खाने से, स्वादला खाना खाने से उसको थोड़े टाइम के लिए हैप्पीनेस आएगी, उसको अच्छा फील, हाँ रस भी आ सकता है, न्यूट्रिशन भी मिलेगी उसको लगता है। इसलिए अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो दोनों कंडीशन में प्रेम का अभाव है, ठीक है। तो इसलिए ओबेसिटी और वेट लॉस साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम ज्यादा है रेदर देन फिजिकल, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? वो तो फिर उपद्रव है ना किसी डिजीज का, किसी ड्रग का इफेक्ट। तो अगर ओबेसिटी बन रही है ना, तो ये तो दूषित हो ही रहा, उसका बाईपास नहीं कर सकते आप। अब कारण चाहे वो ये वाले जो कारण है, या कोई ड्रग के कारण तो वही। एंजाइटी में बात इंक्रीज, डिप्रेस में कफ इंक्रीज, ठीक है ना सर, बिल्कुल सही है। वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन सम पेशेंट डिफिकल्ट टू रिड्यूस आफ्टर डिलीवरी। मतलब ये तो हम ट्रीटमेंट पार्ट में देखेंगे, कोई बात नहीं, ये ट्रीटमेंट पार्ट में देखेंगे। जैसे हमें अभी हमने बड़ा कुछ पढ़ना है ड्रग्स वगैरह, ये देखेंगे क्यों डिक्रीज नहीं होता, रिड्यूस नहीं होता है। इसके तो बड़े सारे कारण है ना, ये तो पेशेंट पे डिपेंड करता है, राइट ड्रग उस पर भी डिपेंड करता है। तो बड़े बड़े सारे फैक्टर हैं, वो हम देखेंगे। इमोशनल हंगर, बिल्कुल डॉक्टर साहब, इमोशनल हंगर। इमोशनल हंगर क्या है? प्रेम को ढूंढने का एक तरीका, हैप्पीनेस को ढूंढने का तरीका, रस रस को लेना। देखो रस जो एक ऐसी चीज है ना, रस माने रसायन। रस एक ऐसी अद्भुत चीज है ना, जो लोग स्पिरिचुअल लोग होते हैं, जो कि मोक्ष की प्राप्ति में साधना करते हैं, और रस रस से परिपूर्ण होते हैं। आप कहीं अगर ऐसे व्यक्ति के संसर्ग में आते हो, होता है कभी, बहुत रेयर लोग होते हैं ऐसे, जो आप वो कुछ ना भी बोले, उनकी आभा देख के ही आप उनके साथ जुड़ जाते हैं। एक नूर जिसको बोलते हैं, रस बह रहा होता है। और रस कब बहता है? जब आप निर्विचार होते हैं, निर्विचार होते हैं। जब विचार खत्म हो जाते हैं, तो रस तो आपके आसपास ही है। भोजन तो एक जाना माना साधन है ना, जो कि हर किसी को पता कि इससे रस मिलता है। रस के तो बड़े सारे स्रोत है। आप बाहर जा रहे हो, रास्ते में निकल रहे हो, आपने कहीं फूल देख लिया, कोई अच्छा वातावरण देख लिया, आपने किसी को देख लिया जो आपको अच्छा लगा, आप उससे रस एकदम से एक्सट्रैक्ट कर लेते हो। किसी की संगत में आप अच्छे आ जाते हो, आप आपको किसी की कंपनी अच्छी लगती है, रस आप वहां से एक्सट्रैक्ट करते हो। आपको सामने कोई बच्चा दिख जाता है हंसता हुआ, शरारती करता हुआ, आप इमीडिएटली रस एक्सट्रैक्ट करते हो। रस के मल्टीपल स्रोत है। आचार्य चरक कहते हैं कि जब व्यक्ति निर्विचार हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, तो रस उसके आसपास बहता है, हर जगह से आता है। वो पत्थर को देखेगा, उससे भी रस उसको मिल जाएगा, क्योंकि वो अडमायर करने लग पड़ता है हर एक क्रिएचर को। परमात्मा की बनाई हुई हर एक क्रिएचर को अडमायर करना लग पड़ता है, और मूवमेंट में आ जाता है, हर चीज को एंजॉय करता है। अगर व्यक्ति विचार ग्रसित है, तो रस तो उसको तब भी मिल रहा है। रस कैसे मिल रहा है? सपोज करो उसने कोई कोई अच्छा व्यक्ति देख लिया, या कोई ऐसी चीज देख ली जो कि देखने में बड़ी सुंदर है, ब्यूटीफुल है। अब देखते समय ही उसको अच्छा लगा, यार चीज अच्छी है, देखने में कितनी प्यारी है ना। तो जैसे ही उसको ये एहसास हुआ, इमीडिएटली रस उसके अंदर आ गया। लेकिन अगर कोई इंटेलिजेंट नहीं है, अगर इंटेलिजेंट इन द सेंस, अगर इसको थोड़ा सा आत्मज्ञान नहीं है, तो अगर वो विचारों से ग्रसित है, वासनाओं से ग्रसित है, तो वो उसको अक्वायर करने की कोशिश करेगा। सपोज करो आप किसी अपोजिट सेक्स
जैसे कोई ऐसे आदमी देख लेते हो या ऐसी औरत देख लेते हो कि अच्छी लगी, आपको देखने में अच्छी लगी, तो अगर तो आप आत्मज्ञान से परिपूर्ण हो, तो आप उसी टाइम देखोगे, एडमायर करोगे क्रिएचर पर, कितनी अच्छी चीज बनी है, और आप एक्सट्रैक्ट करोगे रस, जो कि अपने आप मिलेगा आपको। उसके बाद जैसे वो चले गया, आज आप चले गए, तो वो आप भूल जाओगे। लेकिन अगर आप आत्मज्ञान में नहीं हो, आप विचारों से ग्रसित हो, वासनाओं से ग्रसित हो, तो रस थोड़ी देर के लिए मिलेगा, लेकिन यू वांट टू अक्वायर दैट थिंग। तो आपको लगेगा कि कैसे इसको अक्वायर करें, कैसे इसको जीते। सपोज करो कार आपको अच्छी लगी, आपके सामने कोई लग्जरीज कार निकली, को अच्छी लगी, आपने कहा क्या कितनी अच्छी कार है। लेकिन अगर आप इंटेलिजेंस से नहीं परिपूर्ण हो, तो फिर जैसे वो निकल जाएगी, फिर आप सोचने लग पड़ोगे कि यार काश मेरे पास होती, कैसे लेते हैं इसको, मुझे नहीं मिल सकती। तो जो रस थोड़ा बहुत आपको मिला है, वो इमीडिएटली अब साथ में कन्वर्ट हो जाए। सो इसलिए जो लोग आप्तवैध बनते हैं, द्विजवैध बनते हैं, या लोग परिपूर्ण अवस्था की, जिसको दृष्टा बोलते हैं आयुर्वेद में, चरक ने बोला है, तो जब वो बनता है तो फिर आपके सामने कोई भी चीज निकलेगी, आप उस पर अधिपत्य नहीं बनाओगे, आप उससे रस एक्सट्रैक्ट करोगे, आगे बढ़ोगे। आगे कोई और चीज आएगी आपके सामने, उससे रस एक्सट्रैक्ट करोगे, फिर आपको हर एक चीज में रस मिलेगा, क्योंकि उसकी क्रिएशन जो है हर जगह अवेलेबल है, और उसकी क्रिएशन एक अपने आप में एक अचंबा है। उसकी क्रिएशन अपने आप में एक सोचने के लिए मजबूर कर देती है आपको। आपको पता है, आप खाना खाते हो, कैसे खाने से रस बन जाता है, कैसे खाने से रक्त बन जाता है। अगर आप इसको ध्यान से सोचो तो कितनी वंडरफुल क्रिएशन है। रोटी खा रहे हो और रोटी से खून बन रहा है, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं, कितनी बड़ी बात है। लेकिन क्या है, आप इसको नहीं सोचते हो, हम भूल जाते हैं, ये हम आपके लिए अचंभित करने वाली चीज नहीं है। हाँ, कोई साधु, कोई ऐसा कोई ढोंगी आप हाथ में भस्म लेके कोई ऐसा जादू करते, वो आपको अचंभित लगती है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो हर जगह आपको अचंभित करने वाली चीजें पड़ी हुई हैं, हर जगह। अपनी बॉडी से देख लो, मैं हाथ हिला रहा हूँ, कैसे हिल रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि हाथ ऐसे हिलाऊं, हिल रहा है। अपने आप में एक क्रिएशन है, एक अपने आप में एक रोमांचित करने वाली चीज है। सो जब आप बिल्कुल साइलेंट हो जाते हो, दृष्टा बन जाते हो, आयुर्वेद जिसे दृष्टा बोलता है, आयुर्वेद चरक बोलते हैं, तो हर एक चीज आपको रस ग्रहण करने के लिए आतुर करा देती है, आपको अवेलेबल करा देती है। और अभी ओबेसिटी और अति कृष वाले में क्या हो रहा है, उसको एक ही चीज दिख रही है, क्योंकि फूड क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे बड़ी एडिक्शन है। और फूड सभी के लिए नोन मेथड है रस अक्वायर करने का, नोन मेथड है सभी के लिए, सभी क्रिएचर के लिए, चाहे वो जीव है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल है, सभी को जाना पहचाना मेथड है रस को लेने का। तो उसको यही दिख रहा है, और ये अवेलेबल है। इसमें आपको किसी को प्रेम में डालने की जरूरत नहीं है, और ये कोई भेदभाव नहीं करता, कोई भी खा सकता है, आपकी योग्यता पर कोई भेदभाव नहीं करता। किसी के प्रेम में हो तो वो आपकी योग्यता देखेगा, योग्यता देखेगा, फिर आपको लव करेगा। फूड नहीं ऐसा करता, इमीडिएटली खाओ, इमीडिएटली जीवा पर रखते ही, सामने आते ही आपको थोड़ा सा रस मिलेगा। सो रस अक्वायर करने के लिए ये सारा ताम झाम, ठीक है। इसलिए जो लोग आत्मज्ञान की तलाश में रहते हैं, उनसे भोजन का रस नाता टूटता जाता है, धीरे 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 डिपेंडेंसी कम होते जाती है। क्यों? क्योंकि अदर मेथड खुल जाते हैं रस लेने, इसलिए डिपेंडेंसी कम होती है। और डिपेंडेंसी जब कम होती जाती है तो अजीर्ण कम होता है, मिथ्या आहार विहार कम होता है। मिथ्या आहार विहार ऐसे नहीं कम होता, अगर मैं आपको कहूँ कि यार ये चीज गलत है, नहीं खाओ, नहीं खाओ, आप नहीं करो मिथ्या आहार विहार। असली मिथ्या आहार विहार और असली जीर्ण तभी खत्म होता है जब आपके पास मोर वेज ऑफ रसा खुलते हैं, तब आपकी फूड की डिपेंडेंसी कम होती है। अदरवाइज कोई चांस नहीं है फूड की डिपेंडेंसी कम करने का। और फूड की डिपेंडेंसी अगर आप जबरदस्ती कम करोगे, तो यू विल डेवलप न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, किस चीज की कमी हो जाएगी,
कार्य में चले जाओगे, कोई व्याधि बन जाएगी, है ना। सो देन थिंग्स गो ऑन। इसलिए महावीर ने, आपको पता, 12 साल तक कुछ नहीं खाया था। और महावीर का जो बॉडी था, 2 ही लोगों को वीर बोला गया हमारे हिंदुस्तान में, 2 लोगों को वीर बोला गया है, एक विक्रमादित्य और एक महावीर। विक्रमादित्य को इसलिए बोला क्योंकि योद्धा थे, बाद में एकदम से कन्वर्ट हो गए, स्पिरिचुअलिटी में आ गए। महावीर को इसलिए बोला क्योंकि ये इतना लंबा इन्होंने लंघन किया, और उनकी देह को अगर आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते थे, इतनी वेल डेवलप्ड थी और इतना नूर था। क्योंकि अब आप पूछोगे कि भोजन से ही अगर रस मिलता है तो फिर वो कहाँ से लिया, तो रस जो था वो फिर बाकी स्रोत खुल गए थे। सो ये सारी थोड़ी सी डीप बातें बताने का मेरा यही मतलब है कि आप रूट काज देखो हर एक व्याधि का। कोई क्वेश्चन आपका बनता हो मुझे बताएं। एनी अदर क्वेश्चन? वंडरफुल एक्सप्लेनेशन, थैंक यू डॉक्टर साहब। देखो अभी मेरे पर वो नहीं है, प्रेशर नहीं है सिलेबस खत्म करने का। पहले क्या होता था कि मैं टॉपिक से, हमारे पास आता टॉपिक लेते थे हम, तो रहता था कि ये पार्ट रह जाए। अभी मैंने आपको बोला कि जितने मर्जी सेशन चलेंगे हम इन डिटेल, और आगे भी जो हमारे सेशन होने वाले हैं, क्योंकि आगे जो सेशन होने वाले हैं सारे ट्रीटमेंट पार्ट वाले होने वाले, तो मजे से हम देखेंगे। ठीक है, कोई और क्वेश्चन अगर है तो? हैप्पी टीचर डे सर, थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ कर लेने फोन जी, कर लेना। ठीक है, कोई और क्वेश्चन बनता है तो फिर हम क्लोज करते हैं, कल मिलते हैं। और कल हम क्या करेंगे, कल के जो हम स्टार्ट करेंगे, पहुंचेंगे कहाँ पे, कल हम देखेंगे सबसे पहले ट्रीटमेंट पार्ट। जितनी अटेंडेंस आ जाए ना, कल भी रखनी है। लाइव जो आपने पढ़ लिया, रिकॉर्डेड में फिर क्या रहता है, अभी तो मैं आपको खींच के पढ़ा रहा हूँ, जबरदस्ती कुछ ना कुछ बता रहा हूँ, आपको एंगेज कर रहा हूँ। रिकॉर्डेड में एंगेजमेंट कम हो जाती है ना, तो फिर क्योंकि आप पर, आप अपने आप को अपने पर छोड़ देते हो। अभी क्या है कि मैंने आपको एंगेज करके रखा हुआ है, तो फिर जब अपने पर चीजें रह जाती हैं तो फिर वो ऐसे हो जाता है। सो टाइम निकालिए, कल हम इसी टाइम पढ़ेंगे। और कल हम क्या देखेंगे, हैप्पी टीचर डे, नाइस 6 थैंक यू डॉक्टर साहब। कल हम देखेंगे ट्रीटमेंट पार्ट। ट्रीटमेंट पार्ट में सबसे पहले हम कोई भी व्याधि जब पढ़ेंगे ना, तो हम उसका पहले पंचकर्म पार्ट देखेंगे, शोधन। तो हम कल क्या करेंगे, शोधन वाला पार्ट एक्सप्लेन करेंगे, क्या इसमें शोधन है, हालांकि इतना नहीं है लेकिन देखेंगे। फिर हम मेडिसिन वाला पार्ट, शमन वाला पार्ट कवर करेंगे। शमन वाले पार्ट में लॉट ऑफ ड्रग्स है ना, बहुत सारी ड्रग्स है। सो वो ड्रग्स हम देखेंगे, ठीक है। रेलेवेंट ड्रग्स देखेंगे, ये नहीं कि कोई भी ड्रग हम उठा लेंगे, क्योंकि वो सारी ड्रग्स हम बाद में पढ़ेंगे। सो रेलेवेंट ड्रग्स देखेंगे, इन डेप्थ पढ़ेंगे एक एक ड्रग्स के बारे में, कौन सी कंपनी की बेस्ट है, और कोशिश करेंगे कि ड्रग्स अगर मेरे पास अवेलेबल है तो मैं आपको प्रैक्टिकली उसका डिमोन्स्ट्रेट भी करूंगा, वो आपके सामने लाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल। थैंक यू जुड़ने के लिए, नमस्कार। थैंक यू सर। हेलो सर, एक्सक्यूज मी। हाँ क्वेश्चन है? हेलो। हाँ सर, हेलो, हमें क्लासेस के रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे? हाँ हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे आप, हाँ ठीक। रिकॉर्डिंग सारी अवेलेबल होंगी। ठीक है, थैंक यू सर। टाइप ऑफ सर्वाइस फॉर ओबेसिटी। अच्छा एक क्वेश्चन है, सारे वो देखेंगे हम, पथ्य पथ्य ना, टेस्ट टेस्ट तो खैर क्या है इसमें, इसमें तो क्लिनिकली देखना पड़ता है। टेस्ट जिसमें थायराइड का हो गया, ये टेस्ट हो गए, तो वो तो चलो, हाइपरलिपिडेमिया हो गया, वो भी चलो कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, पत्ते पत्ते बिल्कुल वो तो इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो हम देखेंगे। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, एक्सक्यूज मी सर, हेलो, सर। हाँ जी। हाँ सर, जो आपने बोला सर, रस तब बहता है जब हम निर्विचार होते हैं,
हाँ हाँ तो इससे क्या सर आध्यात्मिक मार्ग से वो जाना होगा कि ड्रग के थ्रू भी हम इस पे जाते हैं? हाँ, यही सर क्वेश्चन। ठीक है। जी सर, निर्विचार होने के लिए जैसे बताया, तो हाँ ये हाँ तो हाँ, सर आध्यात्मिक उसमें जाना पड़ेगा, काउंसलिंग पार्ट में जाएगा कि ये क्या हम ड्रग से भी इसमें जाते हैं? मैं बताता हूँ। जी ठीक है, डॉक्टर साहब ने पूछा कि क्या जो निर्विचार की दशा है वो क्या आध्यात्मिक मार्ग से ही है? देखिए, वो सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक मार्ग से ही है। आध्यात्मिक मार्ग को लोगों ने पता नहीं क्या चीज, मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक जनरली व्यू ऑफ पॉइंट कर रहा हूँ कि जैसे कोई आध्यात्मिक की बात करता है, इमीडिएटली आपके मन में आता है यार ये बूढ़ों वाली बात है ना, ओल्ड एज बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, यंग डॉक्टर हो क्या आप किन चीजों में फंसे हो, क्या बात कर रहे हो, ये धर्म वगैरह ये अलग चीजें। मैंने आपको पहले दिन कहा था कि धर्म एक सुपर साइंस है, सुपर अल्ट्रा सुपर साइंस है। और अगर आप व्याधि के निदान अगर आपको देखने हैं ना, अगर आप, एक होता है सिंपल संप्राप्ति जो कि आपको हर कोई बता रहा है, बुक्स में अवेलेबल है। डिफरेंट टाइप के सीएमईस होते हैं जिसमें आपको आपके गुरु बताते हैं कि ये व्याधि कब ऐसे आ गया, कब वहां से आ गया, कब ब्लॉक्ड हो गया। वो नहीं है, वो सुपरफिशियल है, वो नहीं हमने देखना। अगर आपने डीप जाना है, यू हैव टू गो थ्रू द सुपर साइंस, यू हैव टू गो थ्रू द धर्मा। धर्म जो है एक अल्ट्रा डीप साइंस है। और क्यों इसको लोग नकारते आए हैं, क्योंकि ये समझ नहीं आती हर किसी। और जब चीज समझ नहीं आती है तो अक्सर हम उसका उपहास करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको दरकिनार करते हैं। क्योंकि धर्म आपको रियलिटी बताता है। ये रियलिटी ना ओनली अदर पर्सन के लिए, आपके अंदर की रियलिटी को भी आपके प्रति जागरूक कर देता है। आपको बता देता है कि आपकी क्या औकात है, आप क्या सोच रहे हो, आप किस टाइप के आदमी हो। तो जब वो चीज पता चलती है तो लोग उससे बचते हैं। जितना भी इंटरटेनमेंट है, जितने भी इंटरटेनमेंट के साधन है, वो सारे क्या है, वो धर्म के प्रति ना जाने के साधन है, अपने आप को उलझाए रखने, कि हमें अपने आप से कहीं मेल ना हो जाए, हमें अपनी रियलिटी का पता ना चले कि हम क्या है। सो धर्म आपको झंझोड़ के रखता है। सो निर्विचार होने की, अब पेशेंट के व्यू ऑफ पॉइंट से देखो तो पहला संसर्ग आपको आपके थ्रू ही मिलता है। पेशेंट जब आपके कांटेक्ट में आता है और अगर आप निर्विचार हो, तो यू ओमिट्स द वाइब्स, आप वाइब ओमिट करते हो। आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि आप निर्विचार हो। पेशेंट, क्योंकि है तो सभी के अंदर वही है, कनेक्ट हो पाता है आपसे। वो जो साइलेंस है, जो आनंद है, जो प्रेम है, वो फील करता है, कैच करता है। आई डोंट नो, आप प्रैक्टिस में आपको कभी किसी ने बोला हो, कुछ पेशेंट आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। वो जो निर्विचार की दशा है, वो उसको पकड़ लेता है, कनेक्ट हो जाता है, संसर्ग में आ जाता है। तो धीरे धीरे उस पे काम किया जा सकता है। अगर आप क्लिनिकल व्यू पॉइंट से देखो कि अगर आप ड्रग्स पर ही आ जाओ, तो मैं एक एक्सरसाइज करवाता हूँ पेशेंट से, को बोलते हैं डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज इसका मॉडर्न नाम है एक विपස්සना का पार्ट है, विपස්සना। इसमें क्या करवाता हूँ पेशेंट से, मैं पेशेंट को ये बोलता हूँ कि आप बैठ जाओ, बैठे हो खड़े हो, आपके पास टाइम कोई बाउंड नहीं है इसमें। आप जैसे ही आपको याद आए, आप जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सहेल। यूजुअली हमारी जो सांस है वो डायफ्राम तक आती है, हमारी जो चेस्ट है वो अप एंड डाउन होती है, चेस्ट अप एंड डाउन होती है ना। तो जैसे आप पेशेंट को विपස්සना करने के लिए बोलते हो, उसको बोलना कि अपनी सांस नाभि तक लेके जाए। चक्रदत्त बोलते हैं कि नाभि ही मूल द्वार है। तो जैसे ही नाभि तक वो लेके जाता है, धीरे धीरे रिलैक्सेशन फील हो जाती है। क्योंकि जैसे आप माइंड को एंगेज करते हो ब्रेथ पे, तो विचार टूट जाते हैं कुछ समय के लिए। जैसे आप ब्रेथ पे फोकस करवाते हो पेशेंट को,
तो विचार जो है कुछ क्षण के लिए टूट जाते हैं, तो एक डुबकी लग जाती है पेशेंट की, निर्विचार अवस्था की। एक बार आपने पेशेंट की डुबकी लगा दी निर्विचार अवस्था की, फिर देयर विल बी नो बैक। बहुत कम चांसेस है। उसको आपने एक बार रस दिखा दिया निर्विचार दशा का, तो फिर वो, जैसे बोलते हैं आप एक कदम बढ़ाओ परमात्मा आपको 10 कदम आपकी तरफ बढ़ाता है। वो क्या फ्रेज है? वो यही फ्रेज है कि एक बार आपने डुबकी लगा दी, फिर जो आनंद उसको उस समय मिलता है, फिर वो उस आनंद को बार बार पाने की कोशिश करता है। वो बार बार उस एक्सरसाइज को करेगा, डीप ब्रीदिंग को करेगा, है ना। ये नहीं मैं कह रहा कि सभी पेशेंट फॉलो करेंगे, मैं ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि आप में से सभी फॉलो करेंगे, लेकिन अगर करेंगे तो फल जरूर मिलेगा डेफिनेटली। सो लेकिन माध्यम एक ही है, आपके थ्रू संसर्ग होगा, आप थोड़ा सा गाइड करोगे। और एक बात याद रखना, अगर आप खुद निर्विचार नहीं ना हो या आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो और पेशेंट को बोल रहे हो, फिर कभी वो चीज नहीं घट पाएगी। हम वही चीज दे पाते हैं जो हम हमारे पास है, ठीक है। तो मेडिसिन में इसमें कुछ नहीं है। हाँ, आप थोड़ी सी शांत करने वाली मेडिसिन दे सकते हैं, जैसे मानस मित्र वटकम होगी, द्राक्षादि कषाय हो गया, लेकिन ये एक लेवल तक काम करता है, इतना डीप नहीं जाता, ठीक है। हम देखेंगे बाद में इसको और डिटेल पढ़ेंगे। आई रिक्वेस्ट यू टू टेक लेक्चर ऑन चक्रास। डॉक्टर साहब बिल्कुल लेंगे, लेंगे हम ना, तो भी देखेंगे, सारे चक्कर पढ़ेंगे। कोई और क्वेश्चन? बिल्कुल अलग तरह से वंडरफुल एक्सप्रेशन, थैंक यू जी, थैंक यू। तभी तो मैं कह रहा हूँ आयुर्वेद की टीचिंग को हम अलग लेवल पर लेके जाएंगे। और बड़े कम लोग, हालांकि शुरू में एग्री नहीं करते थे हमारे साथ, मैंने तो इसलिए मैं पढ़ाता नहीं था, मुझे था कि शायद कोई ही समझ पाए, लेकिन वही होता है ना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, और आई होप कि और लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, हम कल इसी समय मिलते हैं, ठीक है। एक थैंक यू, ठीक है, नमस्कार। जया, इसको कट कर देना।